स्क्रैप के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ कैटेगरी हम लोहे की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम कॉपर की बात करेंगे। तो आप तो अभी 3 की बात कर रहे हैं। एनी मेटल सभी की इंडिया में डिमांड ज्यादा है। शॉर्टेज कहने का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा आता है, एल्यूमिनियम स्क्रैप में कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं? यूबीसी, यूज्ड ब्रेवरेज कैन। ठीक है, और जैसे रेडिएटर का होता है उसको टेंस बोलते हैं। बाहर से इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं काफी प्रॉफिटेबल है। अब सर वहां से हम कंटेनर तो ले आए इंडिया में जी, उस पे भी हमारा जीएसटी लगता है क्या? तो जो मैन्युफैक्चरर है वही जीएसटी देगा लेगा, तो नेचुरली वो आगे बिकती जाएगी और जीएसटी आगे से बढ़ता जाएगा। राहुल जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि स्क्रैप का फायदा यही है, स्क्रैप बिजनेस का, इसमें कोई उधार नहीं है। दोस्तों, अगर आप स्क्रैप को इंपोर्ट करना चाह रहे हो, चाहे दुबई से, चाहे थाईलैंड से, चाहे हांगकांग से, चाहे चाइना से या कहीं से, ये वीडियो आप जरूर देखना। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट कर चुके हैं और 50 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर शुगुप्ता सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी। सर आज हम स्पेशल जो बात कर रहे हैं वो स्क्रैप के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ कैटेगरी हम लोहे की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, कुछ कैटेगरी हम कॉपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल आता है वो आता है HMS 1 और HMS 2 में डिफरेंस क्या है और HMS 1 और HMS 2 होता क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। इससे भी पहले राहुल जी मैं ये कि हम स्क्रैप पर इतना जोर क्यों देते हैं। बिल्कुल, आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ जी, तो स्क्रैप पर जोर इसलिए दिया जाता है कि मेटल स्क्रैप, इसकी बहुत शॉर्टेज है इंडिया में, चाहे वो ब्रास हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो, एनी। तो आप तो अभी 3 की बात कर रहे हैं। एनी मेटल सभी की इंडिया में डिमांड ज्यादा है। शॉर्टेज कहने का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए। और अभी आपने फिर कहा HMS 1 और 2, तो ये एक बहुत ही रफ टर्म है, एक अंदाजे से बोली जाती है। 1 का मतलब जो कंपैरेटिवली थोड़ा हैवी है, और जो कंपैरेटिवली, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ स्क्रैप पड़ा हुआ है, एक पीस उठाया ये 1 है, ये पीस उठाया ये 2 है। सही, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो एक एक्सपीरियंस से जो नॉलेज हो जाती है कि ये थोड़ा हैवी, ज्यादा हैवी है, ये कम हैवी है, ऐसे 1-2 का डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगला सवाल मेरा आता है, एल्यूमिनियम स्क्रैप में कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आई होप अगर आप इस वीडियो में ये दूसरे सवाल पे रुक गए ना, तो आप यकीन मानना ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको बहुत अहम नॉलेज मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया HMS यानी लोहे, एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर तीनों पे हम बात करने वाले हैं। आपने ग्रेडिंग के बारे में पूछा राहुल जी। जी। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जितनी तरह का स्क्रैप होता है करीब करीब उतनी ग्रेडिंग है। फिर भी हम उसको 8-10 कैटेगरीज में कहते हैं। जैसे कि अगर बिल्कुल उसका चूरा कर लिया जाए जो श्रेडर से होता है, तो वो जोरबा कहलाता है। और 60, 61, 62, 63 इस तरह का क्लासिफिकेशन ISRI में बहुत तरह के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है UBC, यूज्ड ब्रेवरेज कैन। ठीक है, और जैसे रेडिएटर का होता है उसको टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से, और एलॉय व्हील है, जहाँ जहाँ कॉपर इस्तेमाल होता है। कॉपर के बर्तन का अलग होता है जो कि सिर्फ एशियन कंट्री। मेरा अगला सवाल कॉपर पे था। सॉरी, एल्यूमिनियम के कॉपर के बर्तन नहीं बनते, एल्यूमिनियम के बर्तनों का एक अलग होता है। इस तरह से बहुत सारी ग्रेडिंग होती है, और इंटरनेशनल लेवल पर यही 8-10 कैटेगरी। आपने कभी वर्ड यूज करा था ISIR, इसका क्या रोल है सर? इसका क्या मतलब है? ये पूरे जितना भी विश्व की एक एसोसिएशन बनी है कि जो स्क्रैप के बारे में क्लासिफिकेशन को डिफाइन करती है। कहीं उसके आप कुछ हैं तो नहीं? कभी आप बार-बार स्क्रैप में नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रैप का इसलिए हम प्रमोशन करते हैं क्योंकि एक ऐसा ये ऑब्जेक्ट है कि इंडिया में इसकी शॉर्टेज है। अच्छा। और बाहर से इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं काफी प्रॉफिटेबल है। और जब हमने शुरू किया था ये बनाना, तो हमारे जो एडवाइजर थे यूट्यूब के, उन्होंने कहा आप एक ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो समझने में भी आसान हो, सीखने में आसान हो और करने में आसान हो, कम उसमें लागत लगती हो और अच्छा प्रॉफिट होता हो। तो इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। हमें कोई बेचने या खरीदने वाला कोई कमीशन नहीं देता है, हम किसी से बाय नहीं करते हैं, सेल नहीं करते हैं।
हम तो केवल काम को करना सिखाते हैं। सर एक चीज बहुत बड़ी आप बताएं, जो इंस्पेक्शन कंपनीज होती है जी देखिए, जितनी अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो नॉलेज हमें अच्छी लेवल की होगी, बट क्या होता है जब हम कंटेनर वहां से इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो बार बार कंटेनर के लिए वहां तो जाएंगे नहीं, तो इंस्पेक्शन कंपनीज हम हायर करते हैं वहां पे। जी जी। तो इंस्पेक्शन कंपनीज कैसे चेक करती है कि ये वो आइटम है जो हमने मंगाई है? जी बिल्कुल सही ये कहा। बहुत अहम सवाल है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ऐसी सैकड़ों इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, मतलब हर कंट्री उसको मानता है, इस तरह की एजेंसीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है कि अगर उनका सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। तो लेकिन वो एक उसकी भी एक सीमा है। सही बात है। तो ऐसा नहीं मान सकते कि वो सिर्फ ये चेक करके देती है कि जो आपने डिफाइन किया था वो चीज़ है, लेकिन उसकी वैरायटी, जैसे कि आप मान लिया बाजार से आम खरीदने जाएं तो ये तो कह देगा सफेदा है, ये दशहरी है, ये दूसरा लंगड़ा है। हाँ, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन जो एक्चुअल आदमी है वो कई तरह के सफेदों में भी डिफरेंस करेगा, सूंघ कर देखेगा, वो करेगा। वो इंस्पेक्शन एजेंसी नहीं कर सकती, वो सिर्फ ये कह सकती है हाँ सफेदा आम आया। तो उसकी एक अपनी लिमिटेशन है, लेकिन वो एक मैंडेटरी जरूर होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेट के बगैर इंडिया में वो माल इंपोर्ट नहीं हो सकता। अगला सवाल आता है इंडिया में सेल के ऊपर। जी, इंडिया में सेल की पूरी डिटेल परिभाषा कैसे होती है? इंडिया में सबसे ज्यादा बायर कहाँ होते हैं, HMS के या स्क्रैप? अगेन मैं ये कहूंगा, क्योंकि जो भारत बहुत बड़ा देश है, तो हम ये कहें कि नॉर्थ में है और साउथ में नहीं है, या ईस्ट में है और वेस्ट में नहीं है। जब इतना बड़ा देश होता है तो हर जगह हर काम होता है। आजकल फिर भी ट्रेनों का बढ़ गया है जाने का, लेकिन एक समय था कि एल्युमिनियम चाहिए तो पूरे देश में चाहिए, तो हर जगह ये इंडस्ट्री डेवलप हुई। हम नॉर्थ में कह सकते हैं कि भाई इस जैसे मुरादाबादी लोटा, मुरादाबादी लोटा एक जमाने में कहा जाता था एक अच्छा लोटा है तो मुरादाबाद में बना होगा, लेकिन अब लोटे से बढ़ के वहाँ बहुत इंडस्ट्री हो गई, हर चीज आर्ट। बट ब्रास का हब भी था सर मुरादाबाद। हाँ, आज भी है, आज नॉर्थ में, साउथ में और अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक सेंटर नहीं है, पूरा इंडिया इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। गुजरात के अलग हैं, तमिलनाडु के अलग हैं, तो कलकत्ता के अलग हैं, इस तरह से पूरे इंडिया में स्प्रेड अप। अब सर वहां से हम कंटेनर तो ले आए इंडिया में जी, उस पे भी हमारा जीएसटी लगता है क्या? देखिए वैसे मैं खुद एक इंपोर्टर के तौर पे मेरे को पता है, बट ये बहुत सारे सवाल है आप लोगों के जो मैं यहाँ पे स्पेशल पूछ रहा हूँ। तो मेरे को तो पता है क्या प्रोसीजर होता है क्या, बट मैं सर से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोगों के सवाल नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या जीएसटी लगती है इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो, और हमें मिल भी जाती है आगे से? हाँ, जीएसटी का असूल ही ये है कि एक बार आप देंगे। पहले सेल टैक्स सबसे लास्ट पॉइंट पे लिया जाता था एक जमाने में, हमारे टाइम में, या मान लीजिए 20 साल पहले या 15 साल पहले। हाँ, लगभग मेरे टाइम भी सर सेल टैक्स था। हाँ, वो सेल पॉइंट पे होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पहले पॉइंट से कर दिया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वही जीएसटी देगा लेगा, तो नेचुरली वो आगे बिकती जाएगी और जीएसटी आगे से बढ़ता जाएगा, वापस आता जाएगा। तो अगर हम इंपोर्टेड सामान में जीएसटी नहीं लेंगे तो वो तो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा कि इंडियन जो माल है वो उसको compete नहीं कर पाएगा। तो जीएसटी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों में लगती है, और वो उसको ही प्रोसीजर है उसका, आगे बिकती है तो फिर आपको जीएसटी रियम्बर्स हो जाता है, और जो डिफरेंस है केवल वही गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब अगला सवाल, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इसके अंदर? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको नॉलेज का नहीं होना। नॉलेज नहीं है, आप गलत हाथों में फंस जाएंगे, गलत माल आ जाएगा, गलत डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, गलत शिपिंग कंपनी में आप फंस जाएंगे, और हो सकता है सामान आए ही नहीं। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बिना सीखे करना। कई लोग करते हैं, हमने प्राइस तो पता चल गया है और हम 10% मांग रहा है, केवल 10%, तुरंत पैसा भेज देते हैं, और सस्ता भी रेट हो, और सस्ते रेट पे वो बस पैसा जाता ही जाता है, कभी माल आता नहीं। तो मैं आपके इस मशहूर प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा, मैं सरकार से भी दरखास्त करता हूँ कि ऐसे एक इंडस्ट्री ऐसी भी बनाए कि जहाँ हर व्यक्ति चाहे तो उसका पता कर सके, जो भी इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है बाहर का, कि वो सही आदमी है कि नहीं है। ये गवर्नमेंट कर सकती है और उसको करना चाहिए। अगला सवाल सर मेरा बहुत अहम आता है
इसकी पेमेंट की रिसाइकलिंग कैसे होती है। देखिए 90% लोग चाहते हैं अगर कोई 5 लाख रुपए लगा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, मतलब ROI जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे वो लगा पाए और उससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। ये लास्ट सवाल है बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल राहुल जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि स्क्रैप का फायदा यही है, स्क्रैप बिजनेस का, इसमें कोई उधार नहीं है। यानी माल इतनी डिमांड है कि माल आने से पहले आपको पेमेंट मिल जाती है, तो इसलिए हम बहुत तेजी से पैसे को रोटेट कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया आपने लगाया तो 1 महीने में आप 10 शिपमेंट मंगा सकते हैं। 1 महीने में 10 शिपमेंट कैसे? 10 बार रोटेट हो गया। कैसे? अगर आप नजदीक के कंट्री से मंगा रहे हैं तो वहां से रोज शिपमेंट मंगा सकते हैं, रोज पैसा यहाँ से चला जाएगा क्योंकि एडवांस आ रहा है। एडवांस आ रहा है तो हम तो 30 दिन ना कह के मैं केवल 10 बार कह रहा हूँ आपको। इसीलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और सब बिजनेस से ट्रांजैक्शन का गेम है। जबकि मैंने तो सारी जिंदगी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है। तो आज मेरे पुराने दोस्त पूछते हैं कि अरे गुप्ता जी आप कहाँ गोल्ड एंड डायमंड और कहाँ ये स्क्रैप। तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, मैं गोल्ड एंड डायमंड बिजनेस को जानता हूँ, लेकिन हर आदमी तो नहीं जानता है। सही बात। उसको जब हम सिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए स्क्रैप बहुत अच्छा बिजनेस। तो आई होप दोस्तों आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी अगर आप वीडियोस चाहते हो तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो। साथ में आपके साइड में एक बेल आइकन आ रहा होगा जो कि आपने ऑफ कर रखा है। ऑफ में आप जाओ, उसको ऑन करो। हमारी सारी वीडियोस अभी तक जितनी भी रेगुलर बेस पे आ रही हैं और साथ में अभी जो आ चुकी हैं वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप ऐसे ही सर का इंटरव्यू चाहते हैं या फिर ऐसे ही सर से मीटिंग करना चाहते हैं खुद, जैसे आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी अगर सर से पर्सनली बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करो। मैम आपको मीटिंग में बुलाएगी। जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, अभी आपको आना नहीं है, आना चाहो तो आप ऑफिस भी आ सकते हो, दिल्ली में हमारा ऑफिस है। बट पहले आप ऑनलाइन आओ, उसके बाद सर से मीटिंग करो, बातचीत करो। जब आपको अच्छा लगे फिर आओ आप मीटिंग करने, क्योंकि सर के पास रोज की 100, 200, 500 कॉल्स आती है, मतलब सर की टीम के पास। तो उसमें से 1-2 मीटिंग अरेंज होती है और उसका भी थोड़ा बहुत हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि चार्ज इसलिए लेते हैं कि आपको भी टाइम ना लगे वेस्ट करने के लिए और सर को भी टाइम ना लगे वेस्ट करने के लिए, ताकि बिजनेस की बात हो पाए, यारी दोस्ती की बात ना हो पाए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपसे दोबारा से। हाँ, एक बारी मीटिंग जरूर करना। हर मंगलवार, हर वीरवार, मतलब हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर संडे हमारी मीटिंग होती है। जाके अभी हैंड टू मैम से कॉल करो और लिंक ले लो। आज शाम की मीटिंग है।